हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी सी सेट में सेट ए में करवा रहा हूँ, सेट ए। और ये करवा रहा हूँ मैं 2024 का। ठीक है, इसके पहले इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड 2। आज इसका तीसरा लेक्चर होने वाला है। मैं टोटल 4 लेक्चर में 1 2 3 4 में लेक्चर में मैं पूरे क्वांट यानी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। ठीक है, 2023 का जो सी सेट है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ 4 लेक्चर में। क्या है कि मैं 4 लेक्चर में इसलिए करवाता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा डिटेल एंड बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ। और उसके अलावा मैं इस तरीके से कोशिश करता हूँ कि उस टाइप से या उससे जुड़े हुए और भी जितने क्वेश्चन आएँ तो आपसे बन जाएँ। बिकॉज एक क्वेश्चन करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन जो बन सकते हैं या बनते हैं तो आप उस पर भी अमल कर पाएँ, उनको भी सॉल्व कर पाएँ, उनके लिए भी कुछ अच्छे फंडे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो यही मेरा प्रयास रहता है। उसके अलावा अगर आप इसके लिए यूपीएससी का सीडीएस हो एक पेपर हो तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या काट की तैयारी कर रहे हैं, कॉमन एडमिशन टेस्ट, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे और एग्ज़ाम होते हैं, लाइक रेलवे, बैंकिंग, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम ट्रिक्स पर मैं प्रोवाइड करता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक करो। आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब जगह जो भी पढ़ने वाले आपके कॉन्टैक्ट में हैं सब जगह शेयर कर दो। और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको क्या कैसा लग रहा है। ठीक है, मुझे आपसे केवल इतना ही चाहिए, बाकी चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 संतरे, 6 आम और 8 सेब की कुल कीमत 1 संतरा, 2 आम और 5 सेब की कुल कीमत के बराबर है। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मैंगोज, 4 ऑरेंज, 6 मैंगो एंड 8 एप्पल इज इक्वल टू ट्वाइस। मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं मान लो कि ऑरेंज की प्राइस में ओ मान लेता हूँ, मैंगो की प्राइस में एम मान लेता हूँ, एंड जो एप्पल दिया है उसकी प्राइस ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, तो ये मैं 4 ऑरेंज, 6 मैंगो यानी प्लस होगा, टोटल बोला इसलिए, एंड प्लस 8 एप्पल इज का मतलब इक्वल। ठीक है भाई, इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, 2 मैंगो एंड 5 एप्पल। तो मैं ये लिख रहा हूँ ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। तो 1 ऑरेंज अथवा सिर्फ ऑरेंज आप लिखो, एक ही बात है, प्लस 2 मैंगो एंड 5 एप्पल, 2 मैंगो प्लस 5 एप्पल, यही बोला है भाई। कंसिडर द फॉलोइंग, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्चुअल में आ क्या रहा है, बिकॉज ये दिया है। तो 4 एप्पल, ये सॉरी 4 ऑरेंज और ये 2 ऑरेंज हो जाएगा। तो 4 ऑरेंज, जब इस 2 ऑरेंज को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये 2 ऑरेंज बचेगा। ठीक है, 6 मैंगो, और ये 2 2 ज़ा 4 मैंगो, राइट साइड 2 2 ज़ा 4 मैंगो हो रहा है तो उसको लेफ्ट में लाओगे तो 6 माइनस 4 दैट इज 2 मैंगो। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं नहीं समझता कि इतना ज़रूरी है, बिकॉज़ कि आपको ऑरेंज में ऑरेंज को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है मैंगो में मैंगो को, बिकॉज़ ये आप जानते हो कि बच्चों जैसी बातें फिर हो जाएँगी कि यार आप ऑरेंज में ऑरेंज को जोड़ोगे, मैंगो में मैंगो को, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी है पर मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो हर किसी को आती है, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। इधर 8 एप्पल हो जाएगा, इधर 2 5 जा 10 एप्पल। तो 10 एप्पल राइट साइड है, इसको अगर लेफ्ट में लाओगे तो माइनस होगा, तो इसलिए आप 8 एप्पल को राइट साइड ले जाओ। तो 10 एप्पल माइनस 8 एप्पल दैट इज 2 एप्पल। 2 2 तीनों में कॉमन है, मतलब सब जगह दोनों साइड कॉमन है, तो क्या आप एप्पल इज इक्वल टू ऑरेंज प्लस मैंगो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे निकाल लिया, दिस इज इक्वेशन 8 से। अब पहला स्टेटमेंट बोला है द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज, 5 मैंगो एंड 9 एप्पल। पहला में बोला है 3 ऑरेंज, 5 मैंगो एंड 9 एप्पल। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, 6 मैंगो
एंड 8 एप्पल। ठीक है भाई, यही बोला है। इसको चेक करते हैं, हमें पता लगाना कि ये वाली चीज़ ये चीज़ के इक्वल है कि नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बोला है कि इक्वल। पहला स्टेटमेंट यही बताना कि करेक्ट है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट, तो भाई पहले इसको चेक कर लेते हैं कि जो ये दिया है ये इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास एक यही रिलेशन है, तो इसकी हेल्प से हम लेफ्ट एंड राइट दोनों को निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स कि ये इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को चेक करते हैं। 3 ऑरेंज, भाई मैं एप्पल की जगह ऑरेंज रख देता हूँ और मैंगो रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो जो दिया है, प्लस अभी 9 एप्पल है, तो मैं 9 इंटू एप्पल की जगह यहाँ से फर्स्ट से एक ऑरेंज प्लस मैंगो रख दूँ, बराबर 3 ऑरेंज 9 ऑरेंज कितना हो जाएगा 12 ऑरेंज, राइट, प्लस 5 मैंगो एंड 9 मैंगो, तो 9 5 14 मैंगो हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड। अब ये जो राइट साइड दिया है इसको हम चेक कर लेते हैं। सेम चीज़ें, 4 ऑरेंज 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। अब एप्पल की जगह मैं यहाँ से फिर से रख रहा हूँ ऑरेंज प्लस मैंगो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 ऑरेंज और 8 ऑरेंज, 8 8 4 12 ऑरेंज हो जाएगा, प्लस 6 मैंगो एंड 8 मैंगो, 8 प्लस 6 दैट इज 14 मैंगो। भाई देखो, जो लेफ्ट साइड में आता है 12 ऑरेंज 14 मैंगो, 12 ऑरेंज 14 मैंगो, दोनों लेफ्ट एंड राइट इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये फर्स्ट में जो दिया है कि दिस मच इक्वल टू दिस मच मीन्स करेक्ट है पहला। समझ आया क्या इतनी बात आपको? पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट राइट जो भी बोला है वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू गिवन द इंफॉर्मेशन इट इज़ करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो, देखो क्या बोला है, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल्स टू द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। 1 एप्पल, भाई यही तो हमने फाइंड किया है यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। 1 कॉस्ट ऑफ ऑरेंज एंड मैंगो इज इक्वल टू 1 कॉस्ट ऑफ एप्पल, यही तो दिया है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बताओ, तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट हमसे करेक्ट पूछा, तो दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया बताओ कि नहीं? आगे बढ़े, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड आज का। देखो ये क्वेश्चन, अब आप कहोगे कि ये यहाँ से पूछा है कि डिविजिबल है कि नहीं, कौन सा। आप सोचो कि डिविजिबल है या रिमाइंडर पूछ रहा है, मतलब सिमिलर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, सिमिलर क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार थीम वही रहती है, बस कुछ किसी में रिमाइंडर पूछ देता है, किसी में यूनिट डिजिट पूछ देता है, किसी में आपसे डिविजिबल पूछ देता है, सिमिलर चीज़ें हैं। देखो ये 32 की पावर 5 2 की पावर 27, जैसे ही मैं 2 की पावर 27 देखा तो ये 32 भी मेरे दिमाग में आया कि 32 भी 2 की पावर कुछ होता है, कुछ क्या होता है, तो ये 2 की पावर 5 होता है। देखो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27। अब ये पूछ रहा है किससे डिविजिबल है, तो पहले इसको मैं सिमिलर चीज़ें कुछ बना लूँ अपने फेवर में। तो देखो 32 को मैं 2 की पावर 5 लिखता हूँ और उसकी होल पावर 5 है, प्लस 2 की पावर 27। भाई 2 की पावर 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर 25 प्लस 2 की पावर 27 को मैं 25 इंटू 2 की पावर 2 लिख दूँ क्या? जब 2 की पावर 25 आप कॉमन ले लोगे तो इधर 1 बचेगा और इधर 2 की पावर 2 यानी 4 बचेगा। दैट मीन्स 2 की पावर 25 इंटू ये 5 हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई क्या आपको? अब मुझे ये बताओ कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। आपसे डिविजिबल पूछा है भाई, एक 5 आ गया और 2 तो बहुत सारे हैं, तो ये 10 से तो डेफिनेटली डिविजिबल है, बिकॉज 10 की पावर 1 इसमें आ गई है, तो ये 10 से तो डेफिनेटली डिविजिबल है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा? बिकॉज एक 5 आ गया और बाकी 2 आ गए, क्या आप इसी चीज़ को 2 की पावर 24 इंटू 2 इंटू 5 लिखोगे? तो ये चीज़ें क्या है, जीरो ही तो है, मीन्स 10 ही तो है, 2 की पावर 24 इंटू 10। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है? 10 से डिविजिबल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बिकॉज अब आप चेक करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक करो, 3 से अगर डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करोगे तो सोचो, ये 2 की पावर 25 है और ये 5 है, भाई ना तो ये कटेगा, और 2 की पावर 2 जो है अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 2 है, तो 2 को आप -1 रिमाइंडर आएगा, और उसकी बिकॉज आप इसको 2 की पावर ऐसा भी कर सकते हो बहुत सारे नंबर्स में, 2 के पावर 3 दैट इज़ 8 हो जाएगा, तो 3 3 जा, फिर ये 3 8 24 इंटू 2 की पावर 1 ऐसा लिखोगे। तो बेहतर है
कि 2 3 और ये 2 से डिवाइड करना तो -1 की पावर 25 इंटू 5, तो ये वाला कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस की पावर ऑड नंबर है, तो ये -1 इंटू 5 मीन्स, अब ये 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये 2 आ जाएगा, मीन्स -2 आ जाएगा, इसका मतलब कि आपका रिमाइंडर 1 आएगा। कुल मिला के रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब इससे नहीं है रिमाइंडर, बिकॉज किस नंबर से डिविजिबल है, मीन्स डिविजिबल का मतलब कि रिमाइंडर 0 आ रहा। तो हमें दिख रहा है कि जब 2 इंटू 5 है हमारे पास, तो वो 10 से ही डिविजिबल होगा। समझ आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ 3 7 11 से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उसमें जाना ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, डिविजिबिलिटी की कंडीशन आप चेक करना चाहते हो तो चेक करो, ऑफकोर्स अगर एग्जाम के बाहर बैठे हो, आप सॉल्व कर रहे हो, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। बट अगर एग्जाम में बैठे हो तो ये चीज़ आपको दिख गई अगर यहाँ से, तो डायरेक्ट 10 से डिविजिबल होगा। अगर ये 5 का स्क्वायर दिखता तो 100 से डिविजिबल होता, बिकॉज 2 तो बहुत सारे हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो क्या बोला है सवाल में, लेट p and q with a positive integer, ध्यान रहे पॉजिटिव इंटीजर satisfying the p less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k such that does not determine the p and q uniquely, मतलब k की वैल्यू यूनिकली, मतलब स्मॉलेस्ट क्या होनी चाहिए जिससे p और q की हम यूनिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। समझ आया। आपको दो कंडीशन दिया है, पहली कंडीशन दिया है कि p लेस देन q यानी q बड़ा है, एंड सेकेंड कंडीशन दिया है कि p प्लस q इज इक्वल टू k। अब ये व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, भाई k की कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिससे हम p और q की स्मॉल यूनिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। और यहाँ से ध्यान आपको ये देना है कि p एंड q विद पॉजिटिव, और ये इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है भाई, 1 2 3 4 5, अगर होल नंबर बोलता तो फिर आप जीरो शामिल करते, बट अभी जीरो नहीं शामिल करोगे बिकॉज जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू दी है p और q की। अब देखो हमसे क्या बोला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k, तो सबसे पहले हम k की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ 3 है तो उसको चेक करेंगे। अगर मैं k की वैल्यू 3 ले लेता हूँ, इसका मतलब ये p प्लस क्यू की वैल्यू 3 दिया है, यही तो दिया है p प्लस क्यू की वैल्यू k। अब मुझे पता है कि q बड़ा है और p छोटा है, और सबकी वैल्यू हमें एक से ज़्यादा लेनी, एक या एक से ज़्यादा लेनी है, एक से छोटी वैल्यू नहीं ले सकते बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो भाई p की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, a ले सकते हो एक, और q की वैल्यू आपको मजबूरन 2 लेना ही पड़ेगा बिकॉज p से बड़ा आप q है, तो q को p से बड़ा लेना पड़ेगा। ये दोनों मिलके देखो 3 हो रहे हैं क्या, कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप 1.2 प्लस 1.8 ऐसा करोगे तो ये 3 आ जाएगा, भाई नहीं, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है। तो एक ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप बता पा रहे हो क्या कि p और q की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू एक k आ रही है, मतलब यूनिकली आप डिटरमाइन कर पा रहे हो। और आपसे बोला इसमें कि दैट डज नॉट डिटरमाइन, तो इससे तो आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, डिटरमाइन यूनिक वैल्यू ऑफ q, यूनिक वैल्यू, तो ये आंसर तो नहीं होगा। समझ आया क्या, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब अगला चेक करते हैं, अगर लेट से कि मैं p प्लस क्यू की वैल्यू 4 लेता हूँ, दैट इज k, तो भाई देखो अब अगर मान लो मैं p की वैल्यू 2 लेता हूँ तो q की वैल्यू मैं 2 नहीं ले पाऊंगा बिकॉज इसको 4 बनाना है, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा, और 2 और 2 दोनों इक्वल नहीं होंगे, p छोटा है q से और इंटीजर है, तो ये वाला केस तो संभव नहीं है। हाँ, मैं इसको 1 ले लूँ तब इसको 2 भी नहीं लूँगा, इसको मैं 3 लेना ही पड़ेगा बिकॉज हमें दोनों की वैल्यू, दोनों का समेशन 4 लाना है। तो कुल मिला के एक ही केस बन रहा है ना, तो p और q की आप यूनिक वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहे हो, अपने से पूछा डज नॉट डिटरमाइन, तो ये भी नहीं होगा। बताओ भाई, सेकेंड 4 भी नहीं होगा। अब 5 को चेक करते हैं, अगर मैं p प्लस क्यू की वैल्यू 5 लेता हूँ और यही k की वैल्यू है, तो मान लो मैं p की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो q की वैल्यू 4 हो जाएगी, तब तो दोनों का 5 आ जाएगा। अगर मैं p की वैल्यू 2 लेता हूँ तो q की वैल्यू 3 होगी, तब भी 5 आएगा। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है, बट इस केस में हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि 1 4 होगी p q की वैल्यू कि 2 3 होगी। तो यही बोला कि दैट डज नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p एंड q यूनिकली, तो उस केस में आपको k की वैल्यू बतानी है, तो यही आपकी k की वैल्यू 5 होगी, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ k
सच दैट वी डज नॉट डिटरमाइन द यूनिक वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा कलकत्ता। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? ठीक है, जिसके लिए आप पी और क्यू की यूनिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते वो के की वैल्यू बतानी है, तो ये के की वैल्यू 5 होगी। आई होप की बातें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये देखते हैं, अ पर्सन वॉक 100 मीटर इन अ स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। हमें सिर्फ ये बताया कि स्ट्रेट में जाना है, आपको डायरेक्शन नहीं दिया कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि नॉर्थ जाना है, ईस्ट जाना है, साउथ जाना है, वेस्ट जाना है, ये नहीं बताया। ठीक है, टर्न लेफ्ट, वॉक 100 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है भाई, आगे क्या बोला है, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले भाई हम देख लेते हैं, मान लो कि, चलो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ एक इनिशियल पॉइंट है, एक ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से बंदा चल रहा है, मान लो कि इधर, अब वो बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में जाता है 100 मीटर, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन में 100 मीटर गया। ठीक है, 100 मीटर। फिर यहाँ से देखो हिज हाउस, फ्रॉम, ये हाउस है। ठीक है, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। तो भाई अगर इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट ऊपर की ओर होगा, तो ऊपर की ओर जाता है 100 मीटर, तो ये फिर से 100 मीटर गया। अब बोल रहा है 100 मीटर, अगेन टर्न हिज लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट। अब ऊपर की ओर अगर गया है तो उसका लेफ्ट अब इधर होगा, तो लेफ्ट की ओर फिर से टर्न होता है एंड वॉक 300 मीटर। तो यहाँ से ये 300 मीटर यहाँ आ गया, मान लो लेट से। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला 100 मीटर, ये वाला 200 मीटर, 300 मीटर। देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब राइट मतलब अगर इधर गया है बंदा तो उसका राइट कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो राइट की ओर फिर से टर्न करता है एंड 100 मीटर फिर से चलता है टू रीच हिज ऑफिस। अब ये वाला जो पॉइंट है भाई, ये वाला पॉइंट आपका आखिरी, ये वाला ऑफिस हो जाएगा उसका। ये 100 मीटर, ये वाला 200 मीटर, ये वाला 100 मीटर। क्यों? बिकॉज ये पूरा 300 मीटर दिया है, ये 100 मीटर और ये 100 मीटर। समझ आया क्या? इन विच डायरेक्शन डज हिज वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस। इसका हाउस ये वाला था, यहाँ से इनिशियली कौन से डायरेक्शन में वॉक किया, इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। भाई अभी पॉइंट ये है, आप जानते हो कि अगर ऐसा होता है तो ये वाला नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ये बोला है कि ऑफिस इसकी यहाँ है, अगर इस पॉइंट से अभी देखोगे, इस पॉइंट से अभी देखोगे इसकी ऑफिस कहाँ है, ये वाली है इधर नॉर्थ वेस्ट में, परंतु वो सवाल में बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर मान लो लेट से कि आप समझो, जहाँ पर आपको डायरेक्शन निकालनी होती है वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर सीधी सी बात है आप एक लाइन ड्रा कर दो। अगर मुझे यहाँ डायरेक्शन यहाँ के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो मैं एक लाइन यहाँ से ये ड्रा कर दूंगा ऐसे करके। ठीक है, तो इधर वाली अभी तो क्या है, नॉर्थ वेस्ट में है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये अभी नॉर्थ वेस्ट होगी और ये वाली नॉर्थ ईस्ट होगी। समझ आया क्या? ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वेस्ट होगी और ये वाली नॉर्थ ईस्ट होगी। आपसे कह रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट अगर उसकी ऑफिस है। भाई ऑफिस हम जो बनाए हैं, अपना प्लान बनाए हैं, तो हमारी ऑफिस तो यहाँ आ रही नॉर्थ वेस्ट में, वो बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब यहाँ से मुझे इधर खिसकाना है, और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आप 90 डिग्री खिसकाओगे, इधर की चीज़ इधर लाओगे, दैट मीन्स कि 90 डिग्री में आप खिसकाओगे ना भाई। मतलब इस 90 डिग्री को अगर खिसका रहे हो तो यहाँ पर, तो पूरे फिगर को आप 90 डिग्री खिसका दो। अगर इसी को आप कागज में बनाते तो कागज में पूरे फिगर को ही घुमा दो सीधा, आप ऐसे कागज को घुमा दो 90 डिग्री। परंतु मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो, आपको यहाँ समझा रहा हूँ बोर्ड पर, तो मैं आपको यहाँ नहीं घुमा सकता। तो यही बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे घुमा दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज में। तो जब ये चीज़ें यहाँ आएंगी तो यहाँ की चीज़ें यहाँ आएंगी और यहाँ की चीज़ें यहाँ जाएंगी और यहाँ की चीज़ें यहाँ आएंगी, सब कुछ पूरा क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम जाएगा। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन डज
ही वाल्क इनिशियली, तो भाई इनिशियली यहाँ से वाल्क किया था, तो हमने कौन सी डायरेक्शन में घुमाया था, ये कौन सी डायरेक्शन है, देखो ईस्ट में। परंतु जब ईस्ट की डायरेक्शन, जब सब कुछ 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमेगा तो ईस्ट की डायरेक्शन घूमेगी तो कहाँ आएगा बताओ, 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये ईस्ट वाला साउथ में आ जाएगा इधर, तो यही आपका आंसर होगा साउथ। बताओ भाई, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? बताओ बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नहीं पता था कि आप कौन सी, तो हमें स्ट्रेट बोला, तो अगर मैं स्टार्टिंग में ऐसा चलता नीचे की ओर तो फिर उसका हमारा फाइनल जो कंक्लूजन बनता तो वो नॉर्थ ईस्ट में ही आता, बट हमें नहीं पता था। तो हम तो ये तो अपनी पूरी कॉपी को ही घुमा देंगे, जैसा बोल रहा है स्टार्टिंग से वैसा कर देंगे। कॉपी में तो हम एक ही बार बनाएंगे, तो उसको घुमा देंगे, या फिर आपको ऐसे समझाऊँ तो आप 90 डिग्री अगर एक घूम रहा है तो सबको 90 डिग्री घुमा दो क्लॉकवाइज में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड। अब इसमें देखो बता दिया है कि वेस्ट में, हम जानते हैं ये वाला हमारा नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, तो वेस्टवर्ड तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि ये वेस्ट में चला 100 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है भाई, देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट चलेगा तो अगर इधर गया तो इसका लेफ्ट इधर होगा, वॉक 100 मीटर अगेन, तो ये 100 मीटर फिर से चला। ठीक, ही टर्न 225 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ 100 मीटर आया, लाइन एक्चुअली टेढ़ी हो जाती है, तो मैं आपको सीधी कर देता हूँ। ये 100 मीटर, यहाँ से 100 मीटर इधर चला, ठीक है, वेस्ट में। अब बोल रहा है ये 100 मीटर, अब बोल रहा है कि यहाँ से वो 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। भाई क्लॉकवाइज ऐसी दिशा होती ना डायरेक्शन ये वाली, तो इस डायरेक्शन में वो 225 डिग्री टर्न कर जाता है क्लॉकवाइज में। अगर ये अभी जो नीचे की ओर अभी बाल किया, पहले इधर गया फिर इधर गया, तो अभी इसका फेस फाइनली इधर है। ठीक है, अब इधर से अगर उसको 225 डिग्री क्लॉकवाइज में जाना है, तो इसका मतलब अगर ये पूरा, अगर मैं ऐसी बात करूं तो ये यहाँ से पूरा यहाँ जाएगा तो कितना होगा क्लॉकवाइज में, 180 डिग्री। 225 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बिकॉज टोटल अगर घूमोगे तो 360 होता है, तो एक लाइन में एक साइड 180, एक साइड 180 इधर और 180 इधर, तो यहाँ से आप यहाँ सीधा चले गए, अपोजिट में पहुँच गए, अब उसका फेस इधर हो गया, 180 डिग्री आप घूम गए, अभी 45 डिग्री और क्लॉकवाइज में ये घूमना है, तो 45 डिग्री ये आधे आध इधर, तो अब आपका चेहरा इधर हो जाएगा। समझ आया? तो यहाँ से पूरा आप क्लॉकवाइज में 225 डिग्री घूम गए। बताओ इतनी बात समझ आई क्या? इन विच डायरेक्शन ही वॉकिंग नाउ, तो वॉकिंग कौन से डायरेक्शन है भाई, ये कौन से डायरेक्शन है, यहाँ के रिस्पेक्ट में ये ऐसी डायरेक्शन जाएगी, जो भी जाएगी तो ये नॉर्थ ईस्ट होगी। समझ आया? तो आपकी नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, बन जाएगा। बताओ, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, राइट? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है। एक कथन दिया गया, स्टेटमेंट इज गिवन फॉलो बाय टू कंक्लूजन, नंबर 1 एंड नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट में बोला है इंडिया, ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, एक्चुअली रीजनिंग से थोड़ा सा जोड़ सकते हो आप, मैं फिर भी आपको समझाने के लिए इसको लिया हूँ। इंडिया, आपको स्टेटमेंट बोला है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है इंडिया। कंक्लूजन देखते हैं, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क। भाई आप कैसे कह सकते हो, मान लो इंडिया में प्रोड्यूसर यानी इंडिया में मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी उत्पाद करने के मामले में इंडिया फर्स्ट पर है, तो क्या इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट भी करता है? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट, अच्छा ये तो स्टेटमेंट है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, क्या आप ऐसा कह सकते हो सकता है भाई प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा इंडिया करता है, प्रोडक्शन के मामले में इंडिया पहले पर है और एक्सपोर्ट नहीं करता है, ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है, एक्सपोर्ट के मामले में हो सकता है कोई और कंट्री हो। कुल मिला के ये कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया वर्ल्ड का अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इट डिडेंट मीन दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क, इट डिडेंट मीन, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कंक्लूजन सेकंड देखते हैं, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट मिल्क। भाई ये कैसे कह सकते हो कि इंडिया मिल्क इम्पोर्ट नहीं करता? हो सकता है कि प्रोडक्शन जितना करता है तो और ज़्यादा चांस है कि
मतलब आप खुद समझो, जैसे मान लो कि लेट से कि आप सपोज कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, आपके घर में सपोज आलू होता है, तो क्या आलू आपके घर में होता है, मान लो बहुत ज़्यादा होता है, मान लो अपने गांव में या अपने 10-25 घर में आप समझ लो कि सबसे ज़्यादा आलू आपके घर में प्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप आलू खरीदते नहीं हो कि बाजार से? हाँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, मीन्स नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, बिकॉज यहाँ पर आपसे पूछा है करेक्ट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। क्या दिया क्वेश्चन में? A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the following question and statement. Question में दिया है what are the value of m and n where m and n are the natural number. m and n नेचुरल नंबर हैं तो उनकी वैल्यू बतानी है। भाई नेचुरल नंबर समझते हो ना, प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। अगर m और n प्राकृतिक संख्या है, धनपूर्ण, यहाँ पर धनपूर्ण दिया संख्या है, m एंड n आर नेचुरल नंबर, तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू बतानी है। क्या आप बता सकते हो क्या जो इन्फॉर्मेशन दिया है? स्टेटमेंट 1 में बोला है कि m प्लस एन ग्रेटर देन एम एन। भाई ऐसा कब होता है कि जब दो चीज़ों का समेसन उसके मल्टीप्लिकेशन से बड़ा हो? ऐसा कुछ खास केसेस में होता है। जहाँ पर दिया है कि m ग्रेटर देन n, पहला। दूसरा दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n इज 24। भाई हम चेक करते हैं, देखो पहले पार्ट को देते हैं। अगर m प्लस एन ग्रेटर देन एम एन है और बोला है कि m एंड n आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब भाई क्या होता है, मुझे ये बताओ सबसे पहले। नेचुरल नंबर का मतलब भाई m एंड n जो है 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। अब देखो दिया है कि m प्लस एन दो चीज़ों का सम कब बड़ा होता है उसके प्रोडक्ट से। भाई अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लोगे, मान लो लेट से 2 एंड 3 ले लेता हूँ, तो ये इनका सम क्या था, 5 होगा और मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, तो ये तो बड़ा नहीं होगा ना, ये तो ये वाला बड़ा हो जाएगा प्रोडक्ट वाला। पर ये बड़ा कब होगा? तो क्या आप इससे केवल इससे आप बता सकते हो क्या कि m और n की क्या वैल्यू होगी? भाई नहीं बता सकते, ऐसी बहुत सारी वैल्यू होंगी। कैसे बहुत सारी वैल्यू होगी? चलो मान लो मैं, पर ध्यान देना इस केस में ऐसा तभी संभव होगा जब एक वैल्यू 1 होगी। 1 इंटू आप 2 करोगे तो 1 इंटू 2 कितना होगा? सब 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 ये 3 होगा। 1 इंटू 2 करोगे तो ये 2 होगा। अब 3 ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये करेक्ट है। करेक्ट का मतलब जब आपने एक वैल्यू 1 ली तब, अगर 1 के साथ कोई और वैल्यू लेते हो 1 प्लस 3, तो ये ग्रेटर देन 1 इंटू 3 होगा, बिकॉज 1 प्लस 3 4 होगा, ये 3 होगा। दैट मीन्स कि 4 ग्रेटर देन 3 करेक्ट है। मतलब एक वैल्यू तो आपको 1 लेना ही पड़ेगा, तो 1 के साथ आप दूसरी कोई भी वैल्यू ले लो, 1 प्लस 5 1 प्लस 9 1 प्लस 17 1 प्लस 1000, तो तभी ये केस सेटिस्फाई होगा। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यू है, तो क्या आप बता सकते हो कि m और n की क्या वैल्यू होगी? भाई आप ये केवल बता सकते हो कि यहाँ पर दिया है कि m ग्रेटर देन n, तो भाई आप केवल ये बता सकते हो कि m ग्रेटर देन n का मतलब कि n आपका केवल एक हो गया। m की वैल्यू आप नहीं बता सकते, कोई भी वैल्यू लोगे सबके लिए सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ आया क्यों गलत हुआ? बिकॉज आप ऐसी बहुत सारी वैल्यू हैं जो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल हैं पर उनकी क्लियरली वैल्यू आप नहीं बता सकते। एक वैल्यू आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n 24। भाई m और n की वैल्यू टोटल 24 दिया है, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? देखो 1 इंटू 24 आप लिख सकते हो, 2 इंटू 12 लिख सकते हो, 3 इंटू 8 लिख सकते हो, 8 3 24, 4 इंटू 4 6 24 लिख सकते हो, फिर बस इतना लिख सकते हो। अब इसको उल्टा कर दोगे। अब देखो क्या आप इससे ये बता सकते हो कि m और n की कौन सी वैल्यू होगी? भाई अगर ये लेते हो तो ये दोनों हो जाएगी, इसको लेते हो तो ये हो जाएगी, इसको लेते हो तो ये, इसको लेते हो तो ये, मतलब कुछ भी क्लियरली आप नहीं बता सकते कि m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या होगी। परंतु जब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंबाइन करोगे तो भाई यहाँ से तो हमें क्लियर था कि एक वैल्यू 1 ही होगी। तो एक वैल्यू जब 1 है तो ऐसा केस केवल एक ही संभव है। बताओ भाई, ऐसा केस केवल एक ही संभव है। तो दोनों को जब कंबाइन करने पर 1 इंटू 24 निकलेगा, मतलब एक की वैल्यू 1 दूसरे की वैल्यू 24, दैट मीन्स कि 1 प्लस 24
ग्रेटर देन 1 इंटू 24, बिकॉज ये वाला 25 होगा तो 25 ग्रेटर देन 24। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट। नहीं भाई, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। नहीं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब अकेले किसी भी स्टेटमेंट से आप नहीं निकाल सकते, दोनों स्टेटमेंट को यूज करके निकाल सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60। ये भी क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग टाइप का है। देखो, द क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर। भाई कोई सॉफ्टवेयर है, उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। क्या हम टाइम बता सकते हैं? पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट। 12 मेगाबाइट की साइज है उसकी, तो क्या हम उसकी साइज को देख के बता सकते हैं? भाई नहीं बता पाओगे, बिकॉज आपको ये नहीं पता ना कि स्पीड कितनी मिल रही है। जैसे मान लो आप सपोज कोई 5 MB का, 5 MB, 10 MB का आप कोई एप्लीकेशन मान लो डाउनलोड करते हो, तो आप एप्लीकेशन आपको पता है कि 5 MB का है, बट ये आपको नहीं पता कि भाई आपके सिस्टम पर जो आप नेट जहाँ से यूज़ कर रहे हो इंटरनेट, उसकी स्पीड कितनी है। सपोज आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ नेट की स्पीड, आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर नेट की स्पीड नहीं मिलती, तो 5-10 MB का फाइल डाउनलोड करने के लिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए ही आपको 2-4-10 मिनट लग जाएंगे। और कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको वाईफाई या अच्छी स्पीड मिल रही है, तो भाई वहाँ आप तुरंत क्लिक करोगे, 10-20 MB का, 5 MB का, तुरंत तो एक कुछ 2-4 सेकेंड में ही डाउनलोड हो जाएगा। तो इसलिए बिकॉज टाइम आपको स्पीड नहीं पता है, यहाँ पर टोटल साइज पता है बट आपकी स्पीड नहीं पता, तो इससे अकेले नहीं डिटरमाइन कर सकते। स्टेटमेंट 2, द ट्रांसफर रेट 2.4 किलोबाइट पर सेकेंड। अगर सिर्फ आपको मान लो कि स्पीड पता है, कि मान लो कि आपके नेट पर या आपकी मोबाइल पर, आपके सिस्टम पर सपोज कुछ भी स्पीड मिल रही है, 2.5 किलोबाइट मिल रही, केबी मिल रही है या एमबी मिल रही है, तो जब तक उसकी साइज नहीं पता होगी भाई कि छोटा सा 2 GB का, 1 MB का है या 1 GB का है या 5 GB का है, या उसकी साइज नहीं पता, तो आप कैसे बता पाओगे कितना आपको टाइम लगेगा। बिकॉज आप ये चीज़ें अपनी मोबाइल में अक्सर यूज़ करते होंगे कि कोई चीज़, जब कोई वीडियो है, ऑडियो है, कोई फाइल है, अगर छोटी है और आपको स्पीड मिल रही है तो तुरंत हो जाएगी जल्दी से, और अगर बड़ी फाइल है, साइज़ है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो जब दोनों चीज़ें अलग अलग तो हम नहीं फाइंड कर सकते, बट जब दोनों को कंबाइन करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब ये जो भी है जितना टाइम लगेगा, हमसे ये नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा कि टाइम आप निकाल सकते हो। हाँ भाई निकाल सकते हैं, हमें उसकी साइज़ भी पता है, हमें अपनी स्पीड भी पता है, तो हमें, आप जब कोई वीडियो डाउनलोड या अपलोड करते होगे तो आपको पता होगा कि सपोज बड़ा वीडियो है, उसमें जो भी स्पीड मिल रही है, तो उस स्पीड के रिगार्डिंग आपको बता देता है कि आपको 1 घंटा भी लगने वाला है, 50 मिनट लगने वाला है, 5 मिनट लगने वाला है। तो जब दोनों चीज़ें आपके पास रहती है अवेलेबल, तभी आप बता सकते हो। तो इसके रिगार्डिंग फिर से देखो, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64। देखो, क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। कंसिडर, क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की यूनिक वैल्यू बतानी है, जहां पर एक्स वाई आर द डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। x and y are the distinct natural number, तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। इसमें से ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, हमें स्टेटमेंट दिया x डिवाइडेड बाई वाई इज ऑड। पहला भाई दिया है x बटे वाई, मीन्स x डिवाइडेड बाई वाई इज ऑड। क्या आप इस बात से ये बता सकते हो कि एक्स वाई की डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होगी? भाई ऑड नंबर है तो एक्स की वैल्यू में 15 ले लूँ, वाई की वैल्यू 5 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 15 ले लूँ, वाई की वैल्यू 3 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 21 ले लूँ, वाई की वैल्यू 3 ले लूँ, एक्स की वैल्यू 21 ले लूँ, 7 ले लूँ। यार ऐसी कितनी वैल्यू संभव है? तो क्या आप एक्स वाई की बता सकते हो वैल्यू, यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स वाई? नहीं बता सकते पहले से, तो ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा। समझ आया? अब दूसरे को देखते हैं, एक्स इंटू बाई बराबर 12। भाई एक्स इंटू बाई बराबर 12 आपको दिया है, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट कब होगा? 12। या तो 1 इंटू 12 करोगे, या 2 इंटू 6 करोगे, या 3 इंटू 4 करोगे,
ऐसा ही कुछ करोगे या इसका उल्टा कर दो, सेम चीज़, ठीक है। अब इनमें से देखो, इससे भी हम नहीं बता सकते बिकॉज 1 2 ऐसी 3 वैल्यू या और भी इनका उल्टा कर दोगे तो 6 वैल्यू पॉसिबल है। तो सेकंड से भी आप नहीं बता सकते, तो दूसरा भी गलत हो गया। समझ आ रहा है क्या? अरे भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी शेयर कर दो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताओ यार, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो, पहले से भी आप क्लियरली नहीं बता सकते, इससे भी नहीं बता सकते, इससे भी नहीं बता सकते, बट दोनों को कंबाइन करो। अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन करते हो तो क्या होगा भाई, यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू, एक्स डिवाइडेड बाई वाई हमें ऑड लाना है। सोचो, अगर एक्स की वैल्यू आप 1 लेते हो, वाई की वैल्यू 12 लेते हो, क्या ये, पहली बात तो इंटीजर ही नहीं आएगा, तो जब इंटीजर आएगा तब तो उसको आप कैलकुलेट करोगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो मुझे यहाँ से इतना क्लियर आया कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो बिकॉज एक्स की वैल्यू ग्रेटर, यानी पहला तो ये 12 ले लो एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 12। ये क्या इवन नंबर है, हमें यहाँ ऑड बोला है, तो ये वाला हमारा केस नहीं होगा। इसको लेते हैं 2 और 6 को, तो हमें एक्स की वैल्यू बड़ी रखनी, तो भाई 6/2, तो ये कितना हो जाएगा 3। 3 क्या ऑड नंबर है? ऑफकोर्स ऑड नंबर है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। अब इसको एक और देखते हैं, जब आप सेकेंड वाले को चेक करोगे तो ये एक्स की वैल्यू बड़ी है, वाई की वैल्यू छोटी, 4/3, ये ऑड नंबर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये तो इंटीजर ही नहीं आया। अब समझ पा रहे हो ना, इंटीजर ही नहीं है तो ऑड कहाँ से होगा। तो एक ही अब केस बचा हमारे पास, इसलिए एक केस बचा है, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद अब मैं बोल सकता हूँ, हम बोल सकते हैं कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला है देखो, अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन दिया है, अ सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स बाई जेड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन ये दिया है, हु रिसीव्ड लीस्ट अमाउंट। भाई आपको 3 पर्सन दिया है, तीनों पर्सन में कुछ अमाउंट पैसा बांटा जाता है, जो भी बांटा जाता है, कितना बांटा जाता है वो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। हमसे तो बोल रहा है कि क्या आप लीस्ट अमाउंट बता सकते हो किसको मिला है, हमें सिर्फ ये बताना है। चेक कर लेते हैं भाई, ये तो क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट दिया है, एक्स रिसीव 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड टूगेदर रिसीव। क्या हुआ मतलब इसका? भाई ये मतलब बोल रहा है कि जो एक्स है, एक्स वो 4/5 बाई प्लस जेड का टोटल। अब अगर मुझे ये बताओ कि बाई एंड जेड जितना भी रिसीव करते हैं उनका 80% अगर अकेले एक्स रिसीव कर लेता है, ठीक है, बाई जेड मान लो 5 रुपये रिसीव करते हैं, तो इनका 80% 4 रुपये हो जाएगा। तो 4 रुपये तो अकेले एक्स रिसीव कर लिया। अब बाई जेड दोनों मिल के अगर 5 रुपये रिसीव कर रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, बाई प्लस जेड दोनों मिल के हमें 5 रुपये रिसीव कर रहे हैं, तो क्या आप ये कह सकते हो कि बाई कितना पाएगा, जेड कितना पाएगा, या एक्स लिस्ट होगा, कौन लिस्ट होगा? बिकॉज हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है कि एक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई, और बाई और जेड में से दोनों को मिला के 5 रुपये है। हो सकता है जेड की वैल्यू 0.1 हो तो बाई की वैल्यू 4.9 हो जाएगी, या हो सकता है कि दो, एक की वैल्यू 2 एक की 3, तो फिर एक्स ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप बाई की वैल्यू ज़्यादा कर दोगे या जेड की किसी एक की वैल्यू छोटी कर दोगे, तो फिर उस केस में बाई अथवा जेड में से कोई एक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें लीस्ट कम कौन है? भाई नहीं बता सकते, एक की इन्फॉर्मेशन से लीस्ट नहीं बता सकते, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, हम अकेले स्टेटमेंट एक से नहीं बता सकते। सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड में बोला है, बाई रिसीव 2/7 ऑफ व्हाट एक्स एंड जेड टुगेदर रिसीव, सिमिलर चीज पर बेस्ड है। दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि जो बाई रिसीव करता है 2/7 ऑफ व्हाट एक्स एंड जेड रिसीव। भाई हमें बाई का बता दिया कि दोनों का मिला के इतना रिसीव करता है, हमें ये तो नहीं पता ना कि एक्स रिसीव करता है कि बाई कौन कितना रिसीव करता है, एक्स कितना रिसीव करता है, जेड कितना रिसीव करता है, बाई हमें नहीं पता। तो इससे भी सिमिलर केस में हम अकेले नहीं बता सकते कि मिनिमम कौन करेगा। हो सकता है कि बाई कर रहा हो सकता है एक्स कर रहा हो सकता है जेड कर रहा हो। परंतु अब आप सोचो कि दोनों को मिलाओगे, जब दोनों को मिलाओगे तो आप ये बता पाओगे क्या कि एक्स बाई जेड में से मिनिमम कौन रिसीव कर रहा है? ऑफकोर्स बता पाओगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन। सिर्फ
आपको आंसर डायरेक्ट सी टिक करना है। देखो आपको यहाँ पर ये नहीं बताना है कि आप आंसर कौन कितना रिसीव कर रहा है, आप सिर्फ ये बता पाओगे कि हाँ कौन मिनिमम रिसीव कर रहा है, बस आपको ये सॉल्व करके चेक नहीं करना है, बिकॉज आपसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि हु रिसीव द मिनिमम अमाउंट लीस्ट अमाउंट। हाँ बता सकते हो, चेक करना है तो चेक कर लो। देखो x इज इक्वल टू 4/5 बाई प्लस जेड, इस वाले में है बाई इज इक्वल टू 2/7 एक्स प्लस जेड। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करोगे भाई, 7 बाई इज इक्वल टू 2x प्लस 2z, इसको सॉल्व करो तो 5x इज इक्वल टू 4 बाई प्लस 4z। भाई 4 बाई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ये रहा 5x इज इक्वल टू, यहाँ 7 बाई है, यहाँ 2z है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ यहाँ इसको जेड को हटा देता हूँ, तो ये रहा 4 बाई प्लस, अब ये 4z को मैं 2 इंटू, अब 2z रखूँगा तो 2z की वैल्यू मैं यहाँ से देखो क्या लिख रहा हूँ, 7 बाई और माइनस का 2x। समझ आया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5x इज इक्वल टू 4 बाई, 7 दूनी 14 बाई और माइनस 2 दूनी 4x। जब x को उधर ले जाओगे लेफ्ट साइड तो 5 और 4 9x हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 4 18 बाई। समझ आया। तो भाई 9 दूनी 18 कट जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2 बाई। समझ आया। अब इसकी वैल्यू किसी एक में रखोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 बाई। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज आप फंस ना जाओ कि आपको लगे कि अब इसके आगे कैसा करेंगे। देखो आंसर निकालना था, मैं बता दिया, अकेले इससे आप नहीं निकाल पाओगे, अकेले इससे नहीं निकाल पाओगे, बट दोनों को जब इकट्ठा लोगे तो आप आंसर निकाल पाओगे, बता पाओगे कि कौन मिनिमम होगा और कौन मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब कितना बताना है उसकी वैल्यू आपसे नहीं पूछा, तो इसलिए ये सब आपको सॉल्व नहीं करना, बिकॉज अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको ये नहीं करना। देखो x इज इक्वल टू 4 बाई 4/5 इंटू बाई जेड, या आप यहाँ से देख लो 5x कहीं से भी आप रख लो, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो 5x इज इक्वल टू 4 बाई प्लस 4z, 5x इज इक्वल टू 4 बाई प्लस 4z, यही दिया है। 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 4z, 4 बाई प्लस 4z। x इज इक्वल टू 2 बाई पुट कर दो, देखो x की जगह 2 बाई, तो 5 इंटू एक्स की जगह 2 बाई इज इक्वल टू 4 बाई प्लस 4z। भाई इसको देख लो, ये 5 2 10 बाई माइनस 4 बाई, तो ये 6 बाई इज इक्वल टू 4z। तो z की वैल्यू जब आप निकालोगे तो 6/4 बाई, इसका मतलब 1.5 बाई हो गया। z इज इक्वल टू 1.5 बाई एंड x इज इक्वल टू 2 बाई। बताओ भाई, अब आप बता सकते हो क्या कि क्या किसकी वैल्यू कितनी होगी। x/बाई इज इक्वल टू 2:1, और यहाँ से देखो तो बाई अपान जेड, जब आप करोगे बाई अपान जेड तो क्या होगा, बाई इसको जेड को इधर 1/1.5, और इसका मतलब 3/2 हो जाएगा। अब बस x बाई और जेड निकाल लो, क्या हो जाएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बाई की वैल्यू 1 है, बाई दोनों में कॉमन है तो इसको, ये 2 है तो इसको भी 2 बनाओ तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ भी है और ये 3। अब देख लो इसमें कौन लीस्ट है, भाई बाई लीस्ट है। देखो 2 बाई है और x 4 है और z 3 है, सबसे लीस्ट कौन है, बाई। बस सबसे हाईएस्ट कौन है, x। आप बता सकते हो ना कि लीस्ट बाई है। तो यही आपसे पूछा था कि आपको सिर्फ बताना है कि दोनों स्टेटमेंट को कंक्लूड करके आप बता सकते हो क्या, यस बता सकते हैं। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन दिया है, इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब वही बोला है कि अगर क्लास का एवरेज मार्क्स 60 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। क्या आप बता सकते हो क्या स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड से। लेट्स सी, देखते हैं। द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट मार्क्स 50। भाई आप इससे बताओ, बता सकते हो क्या। मान लो आपके क्लास में हमें नहीं पता,
हमें इतना पता है कि हाईएस्ट जो है उसका 70 है, लोएस्ट जो है उसका 50 है और एवरेज कितना है 60 ही है। तो क्या आप बता सकते हो क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? भाई आप नहीं बता सकते, बिकॉज हमें नहीं पता कि 50 स्टूडेंट हैं कि 70 स्टूडेंट हैं कि 40 हैं कि 5 है कि 10 है कि 5,000 है, कितने पता नहीं पता। तो क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, बिकॉज हमें ये पता है कि हाईएस्ट अगर 70 है और लोएस्ट 50 है तो इनका एवरेज जो है इनके बीच में कहीं लाई करेगा, और एवरेज हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो हम स्टेट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं बता सकते कि कितने हैं। समझ आया? दूसरा स्टेटमेंट, exclusion of highest and lowest marks from the class does not change the average। सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि एवरेज तो वैसे ही हमारा 60 दिया है, और अगर इसमें से हाईएस्ट एंड लोएस्ट को निकाल देते हो तो आपका एवरेज चेंज नहीं होगा। मीन्स एवरेज चेंज नहीं होगा मतलब 60 ही रहेगा। भाई सीधी सी बात है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट अगर इन दोनों का एवरेज लेते हो तो इन दोनों का एवरेज खुद ही 60 आ रहा है। तो एवरेज 60 टोटल का था, उसमें से दोनों का एवरेज यानी हाईएस्ट लोएस्ट का खुद का एवरेज 60 है, तो इसको निकाल दोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे पता होगी? लेट से चलो मान लो कि पहले 60 ही, मान लो कि चलो 40 स्टूडेंट थे, तो 40 में से दो तो ये हो गए, तो अभी भी 60 इंटू 38 करोगे तो कितना होगा? जो भी होगा तो वो आएगा, उसमें से इन दोनों को जोड़ोगे तो वही 60 इंटू 40 जितना आएगा 624, मतलब 624 इतना। तो इसमें से 170 और 50 जोड़ोगे तो वही आएगा सेम चीज़। तो नहीं बता सकते इससे, ठीक है? तो इससे भी नहीं बता सकते और इससे भी नहीं बता सकते। समझ आया? चलो दोनों को कंबाइन करते हैं। हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट 50 है। जब हम दोनों को कंबाइन कर लिए तो भाई हमें नहीं पता, एक्सक्लूजन ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। चेंज नहीं हो रहा, एक का 70 है एक का 50 है, और ओवरऑल मतलब जो बीच के बचे उनका भी 50 मतलब 60 है, और ओवरऑल भी 60 है। हमें नहीं पता यार कि स्टूडेंट कितने हैं, तब भी हम नहीं डिटरमाइन कर पाओगे, बिकॉज अगर आप एन लेते हो, चलो एन लेते हो मान लो, तो क्या करोगे? मैं ये चीज़ें थोड़ा सा रफ कर दूं यहाँ पर। देखो अगर मान लो आप एन लेते हो, सपोज कि टोटल स्टूडेंट एन थे, तो मैं टोटल एवरेज कितना होगा? 60 एन होगा, ठीक है? बराबर। अब अगर हाईएस्ट और लोएस्ट को एक का 70 है और एक का 50 लोएस्ट वाले का, बचे हुए एन, तो अब एन माइनस टू स्टूडेंट बचेंगे और उनका 60 भी है। समझ आया? एन माइनस टू का 60, हाईएस्ट एक हो गया, एक ही हो गया, तो एन माइनस टू प्लस वन एन हो गया। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 120 प्लस ये 60 एन हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे, और माइनस 120। भाई 120 और 120 ये कट गया, ये 60 एन है, तो 60 एन बराबर कितना हो गया? 60 एन। भाई ये फिर से कट गया, तो एन आया ही नहीं ना, दैट मीन्स एन की वैल्यू आप नहीं डिटरमाइन कर पाओगे जब आप दोनों को इकट्ठा ले लोगे तब भी। तो क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। समझ आया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बन जाएगा भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्या बोला है? अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलो बाय टू स्टेटमेंट वन एंड टू, कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, हुज सम इज अ प्राइम नंबर। मतलब तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर दिए हैं और उनका सम, तीनों का सम यानी जोड़ भी प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ आई क्या? क्वेश्चन में देखो क्या बोला, व्हाट आर दोज थ्री प्राइम नंबर। तो क्या आप उन तीनों को प्राइम नंबर को बता सकते हो कि वो क्या है? भाई प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर भी मिल जाएंगे जिनका तीन प्राइम नंबर का सम भी एक प्राइम नंबर होगा। पर क्या आप उन तीनों प्राइम नंबर को बता सकते हो कि एग्जैक्टली कि हाँ यही यही वाले तीनों प्राइम नंबर हैं? चेक करते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं। डियर सम इज लेस देन 23। देखो सबसे पहले तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या है। भाई प्राइम नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होगा, 17, 19 ऐसे करके होते हैं, ठीक है? आप कहोगे 9 क्यों नहीं लिखा? भाई 9 प्राइम नंबर नहीं होता, बिकॉज 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है? ऐसे ही जो डिविजिबल है वो प्राइम नंबर नहीं होते। अब देखो हमें क्या बोला है, तीन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, यानी तीन हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर लेना है, हुज
सम इज प्राइम नंबर, जिनका सम भी प्राइम नंबर है। भाई अगर मैं सिर्फ इतने से बनाऊं, व्हाट आर दोज प्राइम नंबर दियर सम इज लेस देन 23, मतलब मान लो एक को P1 मान लो, एक को P2 मान लो और एक को P3 मान लो, तो इनका तीनों का सम ये 23 से कम होता है, मतलब होना चाहिए। पहला ये बोला है। भाई अगर मैं यहाँ से देखो, और वो तीनों का सम प्राइम नंबर आना चाहिए। भाई अगर तीन प्राइम नंबर में अगर कोई एक, मान लो समझाने के लिए मैं 2 लेता हूँ, एक को 2 ले लिया, बाकी दो कोई और ले लोगे, 3 एंड 5 चलो ले लेते हैं। अगर एक प्राइम नंबर हो गया 2, बाकी दो प्राइम नंबर ऑड होंगे, बिकॉज सारे प्राइम नंबर में एक ही ऐसा 2 प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। अगर एक को आपने 2 ले लिया, बाकी को दो को ऑड ले लिया, तो ये ऑड और ऑड 2 टाइम्स है, तो ये इवन हो जाएगा, इवन प्लस इवन ये इवन हो जाएगा। और कोई भी इवन नंबर जो 2 से ज़्यादा होगा वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। देखो 5 3 8 2 10, तो 10 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। तो पहली बात तो ये प्राइम नंबर, उनका सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए। इट मीन्स कि आप 2 को नहीं ले सकते, तो 2 आपका यहीं से हट गया, आपके सीरीज से, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी से, पॉसिबिलिटी से 2 नहीं हो सकता। समझ आया? अब हमें सम 23 लाना है, तो सम में ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है कि 23 से कम, 23 से कम, 23 नहीं, 23 से कम लाना है। इसका मतलब क्या आ सकता है? देखो इसके बाद अब 21 के बाद 23 ही होगा प्राइम नंबर, तो 23 से हमें कम लाना है, मतलब आप 19 ला सकते हो, 17 ला सकते हो, 13 ला सकते हो, 11 ला सकते हो और 7 ला सकते हो, ऐसे जितने प्राइम नंबर हैं 23 से कम होना चाहिए। तीन नंबर का, तीन प्राइम नंबर, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों प्राइम नंबर का सम 23 से कम होना चाहिए। और हमें ये भी पता चल गया कि भाई 2 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 2 होगा तो फिर इवन नंबर आ जाएगा, और इवन जैसे ही आएगा तो वो किसी न किसी से डिविजिबल होगा और वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। समझ आया? तो डियर सम इज लेस देन 23, अगर मैं पहले स्टेटमेंट को लेता हूँ, व्हाट आर दोज प्राइम नंबर। भाई अगर मान लो 23 से कम है, तो हमें ये तो नहीं बताया ना कि 19 होगा, 17 होगा, 13 होगा, क्या होगा। चलो चेक करते हैं। मान लो मुझे 19 लाना है, तो भाई 19 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 5 7 कितने का, देखो 19 लाना है तो तीनों प्राइम नंबर होने चाहिए, उनका सम भी प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। तो मान लो कि मैं 3 लेता हूँ, तो 3 + 5 कितना हो गया? 8, और 8 और 11, तो ये 3 हो गए, और ये बराबर 19 आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। क्या पता है 19 की जगह मान लो मुझे 17, तो ये 17 आ जाए। 17 कभी आएगा क्या, देखते हैं। भाई 5 और 3 8 और 7 15, दो और जोड़ो, तो अगर मैं 5 3 8 और 11 करूँ, 5 3 8 और 11 कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। तो 19 तो ये आ चुका है, ले चुके हैं। उसके अलावा अगर मैं 7 5 12 करूँ, मतलब एक छोटा सबसे यही था, 3 5 और 11। अब अगर इन दोनों को 3 5 की जगह मैं 5 7 लूँगा तो बढ़ जाएगा ना, तो 7 5 12 और 11, 12 11 23 हो जाएगा, तो वो तो 23 से हमें छोटा। तो कुल मिला के एक ही ऐसा केस संभव है जब हमारा 23 से कम आ जाए और तीनों के तीनों प्राइम नंबर हो जाए, और ये यही वाला केस है, मतलब एक ही केस बन रहा है, कोई और केस बन ही नहीं पा रहे हैं। भाई अगर 13 आपको लेना है, मान लो 13 लाना है, अगर मान लो 17 तो नहीं आया, अगर 13 लाना है तो 13 आप कहाँ कहाँ से ला सकते हो? देखो 13 में अगर 7 5 12 और 3 5 8, अब 8 के लिए एक और प्राइम नंबर 1 5 होना चाहिए, तो कोई रिपीट तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर बोला है। तो 3 5 कितना हो गया? 8, और उसमें जब 5 और जोड़ोगे, आपको ऐसा करना पड़ेगा। बट ये दो सेम नहीं हो सकते, इसलिए 13 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं होगा, बिकॉज 11 लाने के लिए आप 5 3 8 और फिर 3 जोड़ोगे, तो कोई रिपीटिशन भी नहीं है। तो केवल एक ही ऐसा केस है जब आप एग्जैक्टली बता सकते हो व्हाट आर दोज प्राइम नंबर, यानी वो प्राइम नंबर 3 5 11 है। बताओ भाई, समझ आया? तो इस स्टेटमेंट से, पहले स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं जो क्या दिया है। वन ऑफ द नंबर इज 5, अगर मैं एक नंबर को 5 ले लूँ, तो क्या मैं, अभी इसको पहले स्टेटमेंट को भूल जाओ, अगर एक नंबर 5 है तो क्या आप ये बता सकते हो कि व्हाट आर दोज 3 नंबर? भाई नहीं बता सकते। एक है तो बाकी दो क्या होंगे? 2 होगा, 7 होगा ना, 11 होगा, कि क्या होगा हमें नहीं पता। बहुत सारे प्राइम नंबर है जिनका सम तीन, ऐसे 3 प्राइम नंबर का सम एक प्राइम नंबर हो, ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। आप कितनों को चेक करोगे? आप ये चेक करोगे कि मान लो एक को 3 ले लिए, एक को अगर 5 नहीं लेते हो, सपोज 5 आप नहीं लेते तो कोई और नंबर ले लोगे, तो 3 7 ले लिए, कितना आ गया? 7 3 10, और 10 के बाद फिर और कोई ले लो, मान लो कि लेट से 13 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 23, ये प्राइम नंबर है।
ये तो पहले स्टेटमेंट में दिया है कि ये 23 है, लेस देन 23 है, बस सेकेंड में तो नहीं बोला। अब कोई और ले लेते हो, मान लो 3, 7 और 13 की जगह मान लो क्या ले लेते हैं, 19 ले लो। तो भाई 19 जब लोगे तो 7 3 10 और ये 29 हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे प्राइम नंबर है, तो सेकंड से आप नहीं निकाल सकते, पहले से निकाल सकते हो। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा भाई? द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट से अकेले आप निकाल सकते हो बट दूसरे से नहीं। तो आपका यही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68, आज का लास्ट सवाल। ठीक, देखो, a question is given below two statement first and second, the question and statement। क्वेश्चन दिया is x plus y एक इंटीजर है क्या, आपको ये बताना है। स्टेटमेंट में दिया है कि 2x plus y इज इंटीजर, x plus 2y इज इंटीजर। पहले स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि क्या x plus y इंटीजर है। हमें x और y के बारे में कुछ भी अलग से जानकारी नहीं दी है कि x इंटीजर है, y इंटीजर है या इंटीजर नहीं है या क्या हो सकता है, हमें कुछ भी जानकारी नहीं दिया। देखो, अपने से बोला है कि क्या x प्लस वाई इंटीजर है। तो भाई अगर मैं पहले स्टेटमेंट को लेके चलता हूँ, मैं मानता हूँ 2x प्लस वाई इंटीजर है, 2x प्लस वाई इंटीजर है। ठीक है, अगर मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दिया है तो x और y के बारे में कुछ भी नहीं दिया, तो मैं x की वैल्यू 1 ले सकता हूँ और y की वैल्यू मान लो कि लेट से कि 1 ही ले लूँ। तो भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 3। 3 एक इंटीजर है, पर x और y की वैल्यू उसने तो कुछ नहीं बोला। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1 लिया, तो 1 प्लस 1 मैं बता सकता हूँ कि ये इंटीजर है। ठीक है, पर अगर मैं x की वैल्यू, हमें कुल मिला के x ये इंटीजर लाना है। मैं मान लो x की वैल्यू 0.5 ले लेता हूँ, 0.5, और y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। तो भाई ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3। इंटीजर तो ये अभी भी आ रहा है, ये वाला x प्लस 2x प्लस वाई इंटीजर आ रहा, परंतु क्या x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 0.5, वाई की वैल्यू 1, तो क्या 0.5 और प्लस 1 मीन्स 1.5 क्या इंटीजर है? नहीं है। तो हम क्लियरली पहले से नहीं बता सकते, समझ आया? तो पहले से हम नहीं बता सकते। सेम चीज जब x प्लस वाई है तो x प्लस 2y भी नहीं बता सकते, बिकॉज हमें x और y को कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं। तो चाहे x ले लें या y ले लें कुछ भी, तो सेकेंड से भी हम नहीं बता सकते कि 2 मतलब y प्लस क्या दिया है x प्लस 2y, इससे भी अकेले हम नहीं बता सकते कि ये इंटीजर है कि नहीं है। अगर मतलब ये इंटीजर है तो हम ये नहीं बता सकते कि x प्लस वाई इंटीजर, बिकॉज फिर से x की वैल्यू आप 1 रख दो, y की वैल्यू 0.5 रख दो, तो 2 इंटू 0.5, तो ये वाला 1 प्लस 1 दैट इज 2। यस ये इंटीजर है, बट 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5 हो जाएगा। तो क्या इंटीजर है? नहीं है भाई। तो आप इससे भी नहीं बता सकते। बट जब दोनों को आप कंबाइन करो, चेक करते हैं, पहले एंड सेकेंड दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा। अगर 2x प्लस वाई इंटीजर है और x प्लस 2y भी इंटीजर है, ध्यान से देखना, तो जब ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 3x प्लस 3y ये भी इंटीजर ही होगा। होगा क्या कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या करोगे भाई, अगर 3x प्लस वाई, 3y इंटीजर है तो 3 जब कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई इंटू 3 ये भी इंटीजर होगा। तो क्या आप x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटीजर अपन 3 बोल सकते हो? बताओ भाई, x प्लस वाई इक्वल टू इंटीजर अपन 3। अब देखो ये वाला इंटीजर पार्ट है, तो क्या आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इंटीजर होगा? क्या आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इंटीजर नहीं होगा? भाई इस केस में आप कुछ भी हो भी सकता है, कैन एंड कैन नॉट बी इंटीजर, कैन एंड कांट बी इंटीजर, मतलब इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। भाई इंटीजर कब होगा? अगर मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ कि इंटीजर आई की वैल्यू लेट से कि आप 3 ले लिए, तो 3/3 मतलब 1 हो गया। आई की वैल्यू मान लो आप 4 ले लिए, बिकॉज आई इंटीजर है, तो आई की वैल्यू 4 ले लिए, तो 4/3 क्या इंटीजर होगा? नहीं होगा। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कि x इज इक्वल टू आप ले लो 7/3 ले लो, y इज इक्वल टू 10/3 ले लो। ठीक है, तो x प्लस वाई मतलब 7/3 प्लस 10/3, ये क्या इंटीजर है? ये 17/3 हो जाएगा।
क्या ये इंटीजर है? भाई नहीं है। परंतु जब आप 2x प्लस बाई चेक करोगे एंड 2 बाई प्लस एक्स चेक करोगे, 2x प्लस बाई, देखो 2 इंटू 7/3 प्लस बाई यानी 10/3, भाई 2 × 14 और 10 24, 24/3 यानी 8। ये इंटीजर है ना? समझ आया? ठीक, ये इंटीजर है, बट ये इंटीजर नहीं है यहाँ पर। ये इंटीजर दिया था तो इसको भी आप चेक करोगे तो 2 इंटू 10/3 प्लस 7/3, तो 20 प्लस 7 दैट इज 27/3। ये इंटीजर आ गया यहाँ पर, 3 9 27 9, तो ये इंटीजर आ गया। बट देखो ये इंटीजर नहीं है, आपको समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो आपने सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को लिया, पहले से भी आप नहीं निकाल सकते कंफर्म, सेकंड से भी कंफर्म नहीं निकाल सकते। जब आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो तब भी आप क्लियरली नहीं कह सकते, बिकॉज इस केस में इंटीजर हो भी पा रहा है, नहीं भी हो पा रहा, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, बोथ टुगेदर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो, even the question cannot be answered even using both the statement together, ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। समझ आया भाई? तो बस इस तरीके से आपको चीज़ें, सारी चीज़ें मैं एग्जाम ट्रिक्स पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम लगता है, और उसके बाद जाके आपको सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि भाई आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वेरियस मीडियम होते शेयर करने के, लाइक व्हाट्सअप हो गया, इंस्टा हो गया, मैसेजेस हो गए, और भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कितना आपको फ़ायदा हो रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा कि नहीं, वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, राइट? ये सारी चीज़ें आप बताओ। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करें, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, एग्ज़ाम हब, ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करें, एग्ज़ाम ट्रिक्स, हैंडल है एग्ज़ाम_ट्रिक्स, एग्ज़ाम_ट्रिक्स 98। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए। एक लेक्चर और बचा है, मतलब उसमें कुछ 8 10 12 क्वेश्चन बचे हैं, तो मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा, एंड देन फिर हम और 1 2 साल के क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, ताकि आपको मतलब इतना हो जाए कि यार आप क्वेश्चन को समझ पाओ, क्वेश्चन का पैटर्न समझ पाओ, थीम बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तो वो समझ पाओ, और आपका सी सेट तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। समझ आया? तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।